बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट कंसल्टेंट मेडिकल स्पेशलिस्ट डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ स्पेशल ऑन स्पेशल टीवी। सुनते कानों देखती आंखों को डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी का सलाम मोहब्बत। जैसे कि हमारी तमाम ऑडियंस जानती है कि हमने हमेशा अपने प्रोग्राम के अंदर एविडेंस बेस्ड प्रैक्टिस को प्रमोट किया है, बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू की है और कोशिश ये की है कि हम आपके जहनों के अंदर उठने वाले सवालात की अक्कासी करें। और जितने भी डेली बेसिस पे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होते हैं या डिफरेंट एमरजेंसीज़ के अंदर आते हैं या किसी भी तरह से वो हमारे साथ कन्वर्सेशन करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, सवालों जवाब करते हैं, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने एक्सपर्ट को अपने स्टूडियो में बुला के उनके साथ वो गुफ्तगू जो आप लोगों ने हमारे साथ की होती है या डिफरेंट बीमारियों के बारे में आप जानना चाहते हैं या आपकी बॉडी के ऊपर सिम्टोमेटिकली जो चेंजिंग आती हैं उससे मुतल्लिका आपको कोई जानकारी चाहिए होती है, तो हम कोशिश करते हैं कि अपने गेस्ट की ज़ुबान से बेस्ड ऑन साइंस वो मैसेज आप लोगों तक डिलीवर करने की भरपूर कोशिश करें। आज का जो हमारा प्रोग्राम होगा इसमें हम बात करेंगे पेन मैनेजमेंट के ऊपर, आपकी मसल की स्ट्रेंथ को बढ़ाने के ऊपर, आपकी नर्व फ्लेक्सिबिलिटी के ऊपर, आपकी बोन और जो आपकी जॉइंट पेन मैनेजमेंट होता है इसके ऊपर, फिर इस तरह जो आपकी हड्डी जोड़ पट्ठों के जो मसाइल होते हैं इसमें जो फिजियोथेरापी का क्या रोल होता है, फिजियोथेरापी में सेशन किस तरह दिए जाते हैं, कौन सी मॉडलिटी यूज़ होती है और सेशन का दौरानिया क्या होता है, कितना टाइम लगता है मसल को दोबारा ठीक होने में, या आपकी बोन या आपकी लो बैक पेन या किसी भी तरह का जो दर्द होता है वहाँ पे आपको हॉट पैक या कोल्ड पैक जो लगाए जाते हैं वो क्यों लगाए जाते हैं, उसकी वजह क्या होती है। इसके साथ साथ आपकी लाइफ मॉडिफिकेशन किस तरह की जा सकती है, डाइट हैबिट्स क्या होनी चाहिए, इन सारे मौज़ूआत पर बात करने के लिए आज हमने अपने स्टूडियो में जिस मोस्ट पॉपुलर, मोस्ट यंगेस्ट, मोस्ट एक्सपीरियंस शख्सियत को दावत दे रखी है। मेरे साथ स्टूडियो में तशरीफ़ रखती हैं डॉक्टर मरियम राना जो कि कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट हैं। डॉक्टर साहबा, वेलकम टू द शो। थैंक यू। फर्स्ट ऑफ ऑल तो डॉक्टर साहबा, थैंक यू सो मच कि आपने हमें टाइम दिया। वी वुड लाइक टू नो अबाउट योर पर्सनैलिटी एंड एजुकेशनल जर्नी। हम सबसे पहले ये जानना चाहते हैं कि जो गेस्ट हमारे साथ यहाँ मौजूद है उसकी लाइफ में कितनी हडल्स आई, उन्होंने ये फील्ड क्यों चूज़ की और उनकी जर्नी ये कैसी रही। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सो मच मुझे अपने शो पे इनवाइट करने के लिए, इट्स एन ऑनर। अच्छा, आई वाज द यंगेस्ट चाइल्ड और आपको पता है कि पहले बच्चों पे जो है वो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स होते हैं और उसी एक्सपेरिमेंट का नतीजा है कि मैंने फिजियोथेरेपी अडॉप्ट किया है। आई ऑलवेज वांटेड टू बी अ डॉक्टर, लेकिन बस कुछ कंडीशंस ऐसी हो जाती हैं, उस टाइम पता नहीं था कि आप डोनेशंस बेस पे भी कर सकते हैं इसको हम, लेकिन फिर मैंने एनी हाउ एमडी कैट में उस तरह से मार्क्स नहीं आया और फिर मैंने फिजियोथेरेपी परस्यू कर ली। ठीक, लेकिन इसको जो है फिर अडेप्ट किया है और अल्हम्दुलिल्लाह अब इट्स नाउ 7 years ग्रेजुएशन के बाद से अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन प्रैक्टिसिंग इन 3 डिफरेंट क्लिनिक्स नाउ इन लाहौर और ऑनलाइन भी कंसल्टेशंस होती हैं और घर से ही स्टार्ट किया था क्लिनिक्स अपने घर के ड्राइंग रूम से और फिर आहिस्ता आहिस्ता फ्लरिश करते हुए फिर वो यहाँ तक आ गया कि अब इस तरह क्लिनिक्स में प्रैक्टिस हो रही है। ठीक। डॉक्टर साहब, फिजियोथेरापी जो है इसकी बेसिकली क्राइटेरिया और डोमेन क्या है और आपने फिजियोथेरापी चूज़ क्यों की? जैसे मैंने पहले बताया कि आई वांटेड टू बी अ डॉक्टर, लेकिन उस तरह से मार्क्स नहीं आ सके थे। फिर मुझे किसी ने बताया, जैसे जनरल अवेयरनेस फैल रही है कि फिजियोथेरेपी का स्कोप बहुत ज़्यादा है, तो फिर उसको परस्यू किया गया। फिर इट्स अ 5 years डिग्री प्रोग्राम, कुछ लोगों को नहीं पता है इसके बारे में भी, पहले 2 साल का होता था, फिर 3 साल का, अब डिप्लोमास भी होते हैं। तो एज ए टेक्नीशियन भी बहुत सारे लोग जो है फिजियो को परस्यू कर रहे होते हैं, लेकिन ये एक 5 years का डिग्री प्रोग्राम है, इक्वलेंट टू एमबीबीएस ही इसको वर्थ होती है। जैसे बीडीएस है अलग एक प्रोफेशन, उस तरह फिजियो। इसका बेनिफिट ये होता है कि आपको इसमें अगर आप स्पेशलाइज नहीं भी हैं तो यू हैव योर ओन स्पेशलाइजेशन। जैसे आप फिजिकल थेरेपिस्ट है, यू आर कंसर्न अबाउट द मसल्स एंड द बोन्स, तो आप एक ही डोमेन के अंदर रहते हुए, एक स्पेशलाइज डोमेन के अंदर रहते हुए पेशेंट को ट्रीट करते हैं। तो एज अ डॉक्टर ही आप प्रैक्टिस करते हैं और स्कोप भी अल्हम्दुलिल्लाह जितनी आप कंसिस्टेंसी से काम करते हैं उस तरह से आता है। गवर्नमेंट जॉब्स उस तरह से नहीं है, अभी 2017 से कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं आई है, लेकिन आप अगर प्राइवेट प्रैक्टिस परस्यू करना चाहें, अपना इंडिपेंडेंट सेटअप करना चाहें, तो एज अ डॉक्टर ही आप इसको लेके जा सकते हैं। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, बीइंग अ फीमेल आपको कोई हर्डल्स आई, कोई मुश्किलात आई, फैमिली सपोर्टिव रही? अच्छा, मेरे पेरेंट्स, माय फादर वाज अ डॉक्टर एंड ही वाज वेरी सपोर्टिव अबाउट इट। और जैसे मेरे दूसरे सिबलिंग्स भी, दे आर आल्सो परस्यूइंग एमबीबीएस एंड ऑप्थोमोलॉजी, तो
इसी डिपार्टमेंट के अंदर जो है हमने इसको परस्यू किया और फादर की विश थी कि मेरे बच्चे डॉक्टर बने और फिर हमारा जो है एक हॉस्पिटल हो जहाँ पे मेरे सारे बच्चे मेरे साथ प्रैक्टिस करें। ही इज़ नॉट विद अस एनी मोर, लेकिन उनके ड्रीम को अल्हम्दुलिल्लाह हम पूरी तरह से कोशिश कर रहे हैं कि पूरा किया जा सके। तो माई मदर इज़ ऑल्सो वेरी सपोर्टिव अबाउट इट और उस तरह से हर्डल्स नहीं आई हैं, लेकिन जब आप फील्ड में एंटर हो जाते हो फिर बहुत सारी हर्डल्स होती हैं। आप भी उस पाथ से गुजरे होंगे व्हेन यू वर यंग ऑब्वियसली, तो उस तरह से काम में तो हर्डल्स आती है बट इट टेक्स टाइम। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जब भी हम पेन मैनेजमेंट की बात करते हैं, लोग कहते हैं कि मैं दवाइयाँ खा खा थक चुकी हूँ डॉक्टर साहब, मैं बढ़िया गोलियाँ खा दी हैं, बड़े टीके लगवाए, मेरी दर्द ठीक नहीं होती। हम उसको रिकमेंड करते हैं कि अब आपको फिजियोथेरेपी की ज़रूरत है, जिसमें आपका मसल थोड़ा सा ग्रो करे, डेवलप हो, नर्व फ्लेक्सिबिलिटी बहाल हो, आपकी जॉइंट की मूवमेंट प्रॉपर हो, ताकि जाके आपकी जो है वो पेन रिलीज हो। बीइंग अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट एंड पेन मैनेजमेंट, आप ये क्या समझती हैं कि फिजियोथेरेपी का लोगों को अवेयरनेस देने का बेहतरीन तरीका क्या है? अच्छा, बेहतरीन तरीका तो सबसे ज़्यादा ये है कि जो जैसे ऑर्थोपेडिक्स और जर्नल फिजिशियन दे हैव द अपर हैंड ऑब्वियसली, कि कोई भी दर्द होती है तो सबसे पहले बंदा यही सोचता है कि मैं या तो जर्नल फिजिशियन के पास जाना चाहिए या फिर किसी ऑर्थोपेडिक के पास जाना चाहिए। ठीक। तो सबसे पहले तो अवेयरनेस वहाँ से फैलनी चाहिए कि दे शुड गाइड कि आइदर तो मेडिसिन का एक ऑप्शन है आपके पास, अदर देन दैट आपके पास फिजियोथेरेपी का ऑप्शन है। अच्छा, आज भी जैसे मेरे पास एक पेशेंट आया तो उसने मुझे ये कहा कि भाई दर्द थी तो ऑर्थो को विजिट किया है और बड़े अच्छे डॉक्टर हैं और उन्होंने मुझे मेडिसिन लिख दी है, सप्लीमेंट्स बता दी हैं और साथ उन्होंने मुझे एक्सरसाइजेस करके बता दी हैं कि ये घर पे करनी है। तो मैंने कहा वाई आर यू हेयर नाउ? नहीं, मैं प्रोफेशनल हेल्प भी लेना चाहा था, आई हैव सीन योर वीडियोस और उसके बाद मुझे पता चला है। तो दूसरा ऑप्शन हमारे पास ये आता है कि हम सोशल मीडिया के थ्रू इसको अवेयर करें, लेकिन उसके लिए भी फिर वही बात, किसी को बात करनी पड़ेगी, किसी को इस पर कॉन्टेंट बनाना पड़ेगा ताकि लोगों को पता चल सके। तो सबसे पहले तो जर्नल फिजिशियंस को, ऑर्थोस को या किसी भी कंसल्टेंट के पास आप लोग जाते हैं, सर्जन्स के पास जाते हैं, उनको गाइड करना चाहिए कि ये मामला आपका यहाँ इस हद तक मेडिसिन से ठीक हो सकता है, इस हद तक सर्जरी रिक्वायर्ड है, अदरवाइज फिजियोथेरेपी से हर किस्म की पेन को मैनेज किया जा सकता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देखते हैं कि आजकल हमारे इस बर-ए-आज़म की अगर हम बात करें तो प्री डायबिटिक और ओबेसिटी, ब्लड प्रेशर, हार्ट डिजीज़, इनके साथ पेशेंट डेली बेसिस पे बढ़ते जा रहे हैं। ऐसे ही जैसे उनको ये इश्यूज होते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी बोन में प्रॉब्लम भी आते हैं, नर्व फ्लेक्सिबिलिटी में इश्यूज भी आते हैं और मसल भी वीक होता है। तो ऐसे पेशेंट हमारे क्लिनिकल ट्रायल में रिपोर्ट होना शुरू होते हैं नी जॉइंट के साथ, ओवरवेट हैं, प्री डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं या हार्ट डिजीज़ के साथ है। तो वो कहते हैं मेरे गिट्टे गोडे काम करना छड़ गए डॉक्टर साहब, इनके नी जॉइंट पेन को मैनेज कैसे किया जा सकता है? अच्छा देखिए, पहले रूट कॉज पता होनी बहुत ज़रूरी है। जब हमारे पास पेशेंट आए, जैसे अगर हमें पेशेंट पूछ लेता है मेरे नी जॉइंट में पेन है, मुझे बता दें क्या करना है, तो नो डाउट हम उसको एक्सरसाइज बता देंगे, लेकिन वो हो सकता है कि उसके लिए ना ज़रूरी हो सकता है कि वो उस तरह से मैनेज ना हो। उसके लिए हमारा एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपका क्लिनिक आना और विजिट करना बहुत अहम है अगर आप प्रॉपर गाइडलाइन चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, इसमें हम जब पेशेंट आता है तो सबसे पहले एक्सरे करवा के देखने की अगर ज़रूरत है तो एक्सरे कराया जाता है। ज़्यादा एक्सेसिव अप्रोच नहीं करते एग्रेसिवली कि हम उसका MRI भी स्कैन कर दें और ये सारा कुछ सजेस्ट कर दें, नहीं होता। एक्सरे करवाया जाता है, फिजिकली कुछ टेस्ट होते हैं जो फिजियोथेरेपी में परफॉर्म किए जाते हैं आपकी बॉडी पे, और फिर उन टेस्ट के थ्रू आपकी जॉइंट्स की हेल्थ को, कुछ स्केल्स होते हैं जिनके थ्रू आपकी रेंज ऑफ मोशंस को मेजर किया जाता है कि किस एंगल तक आप फ्लेक्शन कर सकते हैं, किस एंगल तक रोटेशन हो रही है, कितनी मोबिलिटी आपकी अभी तक गेन है। ठीक है, ये सारे टेस्ट परफॉर्म करने के बाद, एक्सरेज देखने के बाद, एक्सरसाइज करवा के चेक करने के बाद उसकी जो है ना प्रॉपर एक ट्रीटमेंट प्लान बनाया जाता है। फिर उस प्लान के अंदर हम डिफरेंट मोडेलिटीज़ का इस्तेमाल करते हैं फिजियोथेरेपी में। दीज आर नॉट के ये सिर्फ एक फैंसी ट्रीटमेंट होता है, ये मोडेलिटीज़ जो है ना इनका इस्तेमाल होता है ताकि हम जर्नलाइज पेन को जो है वो उसको कम कर सकें। जैसे लेट्स सपोज अगर आप स्वेलिंग के साथ आए हो हमारे पास, नी पे स्वेलिंग भी है, आपके नी में पेन भी है और साथ स्वेलिंग भी है, तो पहले हम स्वेलिंग को उतारने के लिए क्या करेंगे? मेडिसिन नहीं लिखेंगे हम, हमारे पास वी हैव अल्ट्रासोनिक वेव थेरेपी। तो अल्ट्रासाउंड वेव्स जो होती हैं वो स्वेलिंग को रिड्यूस करती हैं। उसी तरह अगर कोई नर्व इम्पिंजमेंट है कि वो उसका जो है वो पाँव की उंगलियां सुन भी हो रही हैं साथ, तो बेसिकली कोई नाड़ पे प्रेशर आया हुआ वो दबी हुई है, तो उस प्रेशर को रिलीफ करने के लिए हमारे पास टेंस होता है। उसके बाद फिर हम अगर वो कह रहे हैं कि भाई स्टिफनेस है, खिंचाव भी आ रहा है साथ साथ,
फिर उसको दूर करने के लिए हमारे पास इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड है। तो ये मोडेलिटीज़ बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। उसके साथ साथ फिर हम उसको एक्सरसाइज गाइड करते हैं कि कितने हद तक उसको एक्सरसाइज करनी चाहिए, कितनी रेपिटेशंस होनी चाहिए, पूरा एक ट्रीटमेंट प्लान बन जाता है। ठीक है, और साथ उसको एहतियात बताई जाती है, क्योंकि इलाज से बहुत बेहतर है कि आप एहतियात करके ही उसको मसले को हल कर लें। तो ये हमारा तरीका होता है उसको मैनेज करने का। अब इसमें देखिए कोई इंजेक्शन नहीं इस्तेमाल हुआ, कोई मेडिसिन नहीं, कोई मैदा नहीं खराब होगा, कोई स्किन पे दाने नहीं निकलेंगे, बिल्कुल साफ सुथरा सा काम हो और पेशेंट रिलीव हो जाता है। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, नी रिप्लेसमेंट हो चुकी है एक पेशेंट की, ठीक है, उसके बाद कंसल्टेंट फिजियोथेरेपी का आपकी नज़र में उस नी जॉइंट रिप्लेसमेंट के बाद उनकी फिजिकल एक्टिविटी में क्या रोल है? देखिए उसके बाद हम उसको गाइड करते हैं कि देखिए नी रिप्लेसमेंट होगी या सर्जरी होगी, अब उसको अपने आफ्टर केयर बतानी है कि अब उसको किस तरह से उसकी जो है ना रेंज ऑफ मोशन को वो गेन करेगा। जैसे फ्रैक्चर के बाद भी आ जाएं या लोकलाइज कोई क्रैक वगैरह हो गया है उसके बाद भी आ जाएं, तो हर इशू के अंदर जो है ना हमारी पहले पेशेंट को एग्जामिन करना बहुत इंपॉर्टेंट है और उसके मुताबिक हम उसको बता सकते हैं कि अब इतनी इतनी एक्सेसिव आपने इसके अंदर ऐड ऑन करती जानी है चीज़ें, ताकि जोड़ आपका जुड़ भी ना जाए और ये ना हो कि हम उसको किसी और किस्म की पेन ट्रिगर कर दें, एक को सही करते करते दूसरी दर्द ना छेड़ दें। तो उस तरह से हम उसको एग्जामिन करते हैं। फिर वही बात है कि उसको पूरा प्रॉपर एक गाइडलाइन बना के दी जाती है। उसके अंदर स्ट्रेंथनिंग्स और स्ट्रेचिंग्स दो तरह की चीज़ें होती हैं जिसपे बेसिकली फिजियोथेरेपी का होता है। स्ट्रेचिंग्स कराई जाती हैं जब आपको लगे कि अकड़ाव है और आपको स्ट्रेचिंग करने की जरूरत है ताकि आपका पट्ठा जो है वो खुल सके, और स्ट्रेंथनिंग कराई जाती है जो उस मामले में होगी जब नी रिप्लेसमेंट सर्जरी होगी, कि स्ट्रेंथनिंग की जरूरत ताकत दी जाएगी उसको, नी को दोबारा से वो अपनी पावर गेन करे और उस पर वेट डालें तो आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मरियम, एक कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट को एक पेशेंट को एग्जामिन करने के लिए कौन से टेस्ट देखना ज़रूरी होते हैं? अच्छा देखिए, हमारे पास वैसे हम प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन क्योंकि ऑर्थो से रेफर्ड होकर पेशेंट समटाइम्स आ रहे होते हैं, समटाइम्स लोकलाइज या जनरलाइज पेन होती है, हम उसको उसी तरह से हील करते हैं। लेट्स सपोज पेशेंट हमारे पास आ रहा था और जिस्म में दर्दें लेके आ रहा है, जगह जगह ही बता रहा है, मतलब एल्बो में भी बता दी है उसने, मुझे नी में भी बताई है, साथ वो मुझे कह रहा है कंधे भी अजीब से खींचे खींचे से हैं। तो मेरे ज़हन में फौरी तौर पे यह है कि आपको अपना यूरिक एसिड चेक करा लेना चाहिए जस्ट इन केस। उसने कहा नहीं, मैंने तो अपने रीसेंट कराए थे, मुझे डेंगू हुआ था और उसके बाद जो डॉक्टर ने मुझे कहा था सारे टेस्ट कराए, मैंने करा लिए, वो भी 6 साल पहले। हाँ नहीं, उसने मुझे कहा मैं पिछले 3-4 महीने पहले जो है ना मैं अपने सारे टेस्ट करा के आया हूँ। तो मैंने उसको कहा कि आप मुझे एक दफ़ा दोबारा रीसेंट अपने टेस्ट दिखा दें। इस तरह से हम सीरम यूरिक एसिड, अगर जोड़ों में दर्द आ रहे हैं कुछ इस तरह का, उसके अलावा हम विटामिन डी के टेस्ट करवा लेते हैं, कैल्शियम लेवल्स चेक करा लेते हैं, सोडियम पोटेशियम वगैरह बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अब उसका रोल लोगों को नहीं पता होगा कि भाई इसका क्या फिजियोथेरेपी से लेना देना है। देखिए वो इलेक्ट्रोलाइट्स हैं आपके, ये जो लोग रात को उठ के कह रहे होते हैं ना मेरे कड़ल पड़ते हैं बहुत ज़्यादा, अब नहीं पता आपको, आप कह रहे हैं फ़ौरन कह देंगे कमज़ोरी है तुम्हें, इस वजह तुम्हारे कड़ल पड़ रहे हैं, लेकिन आप उसकी बिहाइंड साइंस अगर देखें, जो एक डॉक्टर को पता है कि आपके बॉडी के अंदर ना इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं जो कम हो जाते हैं, सोडियम पोटेशियम का लेवल ऊपर नीचे होने की वजह से वो जो है आपके कड़ल पड़ने शुरू हो जाते हैं पट्ठों के अंदर। तो फिर हम वो लेवल्स भी चेक कराते हैं अगर कोई इस तरह की कंप्लेन के साथ आ जाए। इसी तरह के हमारे टेस्ट होते हैं, इसमें कोई एक्सेसिव हम वो नहीं करते। ठीक है। अच्छा डॉक्टर मरियम, जैसे आपने बात की मसल क्रैम्प्स की, मसल क्रैम्प्स अगर कंटिन्यू पड़ रहे हैं, पेशेंट की डाइट भी ठीक है, तो फिजियोथेरेपी उसको किस तरह हेल्प आउट करती है? देखिए अगर आपको क्रैम्प्स पड़ रहे हैं तो उसको हम रूल आउट करते हैं कि देखिए पेशेंट की डाइट अच्छी है लेकिन क्या वो ओबीस तो नहीं था, सडन वेट लॉस तो नहीं हुआ है, उसका पानी का इंटेक किस तरह से है, ये बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस हैं जो ट्रीटमेंट से पहले पेशेंट को दी जाती हैं। फिर हाइड्रेट रखना है उन्हें, हाँ अपने आप को हाइड्रेट रखना है, क्योंकि सम टाइम डिहाइड्रेशन की वजह से भी हमारी बॉडी के मसल्स जो है वो वीक हो रहे होते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं। जो पेशेंट कंप्लेन करते हैं ना फौरन सर के बाल गिर रहे हैं, स्किन आजकल बड़ी ड्राई हुई हुई है, तो ये सारा रोल पानी का है। या जिनको हर वक्त अजीब सी थकावट रहती है कि डाइट भी अच्छी है, एक्सरसाइज भी करें लेकिन थके हुए हैं, उनको भी अपने पानी का इंटेक चेक करना चाहिए कि वो डिहाइड्रेटेड है जिसकी वजह से मसले हो रहे हैं। एनीवेज उसमें फिर हम वही इलेक्ट्रोलाइट्स उनके चेक करते हैं, सोडियम पोटेशियम। अच्छा उसके बाद कड़ल पड़ रहे हैं अगर, तो उसके लिए हम उसको एक्सरसाइजेज गाइड करते हैं जिसमें कुछ एक्सरसाइजेज होती हैं, जैसे अगर आपको फौरी तौर पे कड़ल पड़ा तो उसको ले के पकड़ के बैठे ना रहें, फौरी तौर पे ज़मीन पे खड़े हो जाएं अपने और पाँव पे या टांगों पे वजन डाल दें, उससे ये सही हो जाता है। उसके अलावा हम उसको गाइड करते हैं कि जैसे आपने वॉल है, दीवार है, तो उसको आपने धक्का लगाना है तेज जोर के साथ, और उस पर भी आपकी टांगों की स्ट्रेचिंग्स होंगी तो उससे भी वो जो आपका मसल क्रैम्प हुआ है वो रिलीव होता है। इसी तरह हमने एक और एक्सरसाइज उसमें गाइड कर सकते हैं क्रैम्प्स के लिए कि आपने सीधा लेटना और सीधी टांगें ऊपर उठानी है जितनी इजीली पॉसिबल हो, और ये एक्टिविटी भी आपने सुबह शाम जो है ना सोने उठने से पहले करनी है। उससे क्या होता है कि फुट के लेवल पे आपका जो ब्लड सप्लाई है वो ज़्यादा है, तो वो आपका सारा ब्लड जो है एकदम से लोअर एब्डोमेन की
तरफ आता है, पेल्विक रीजन की तरफ आता है, तो वो ब्लड सप्लाई जब ठीक हो जाता है तो उससे भी मसल क्रैम्प्स कम हो जाते हैं। तो इस तरह की छोटी 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 सी चीज़ें ऐड होती जाती हैं और वो ठीक हो जाता है। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरे हाथ पाँव सुन रहते हैं, ठीक है। मेरे पाँव में कुछ फीलिंग्स नहीं आती, डॉक्टर ने मुझे कहा कि न्यूरोपैथी है, तो फिजियोथेरापी मुझे इससे कैसे निकालें? देखें, अगर ऑब्वियसली आपको नमनेस हो रही है इसका मतलब नर्व इम्पेंज है, तो न्यूरोपैथी तो है। ठीक है, इसके लिए हम ये भी देख सकते हैं आपकी कोई हिस्ट्री डायबिटीज़ की तो नहीं है जिसकी वजह से इस तरह से हो रहा हो। बहुत कॉमन डायबिटिक न्यूरोपैथी बहुत कॉमन है पेशेंट्स में। अच्छा, अगर ये नहीं हो रहा है तो फिर ये देखा जाएगा कोई आपने एक्सेसिव वेट बेरिंग एक्टिविटी तो नहीं है जो रेगुलर आपकी शामिल हो, जिसकी वजह से आपकी कोई नर्व जो है वो कंप्रेस हो रही है, उस पर प्रेशर आ रहा है जिसकी वजह से नमनेस हो रही है। रूट कॉज पता चल जाएगी तो इलाज भी हो जाएगा। उसके अलावा फिजियोथेरेपी में जो है ना, हम टेंस ट्रांसक्यूटेनियस मस्कुलर स्टिमुलेटर्स इस्तेमाल करते हैं। वो इलेक्ट्रिकल स्टिमुलेटर्स होते हैं जो लगाए जाते हैं आपकी बॉडी पे, दीज आर लिटिल पैचेस, और वो जो है उस नर्व के ऊपर से प्रेशर रिलीव करते हैं। अब वो पेशेंट डर रहे होते हैं कि करंट है तो ये क्या करेगा, तो क्या, इट्स नॉट पेनफुल एट ऑल। और ये फिजियोथेरेपी का मेन वो है मोडेलिटी है जो इसके अंदर यूज़ होती है। वो जब नर्व के ऊपर से प्रेशर रिलीव होता है तो आहिस्ता आहिस्ता नमनेस कम हो जाती है। फिर उसके अंदर हम एक्सरसाइजेस बताते हैं जो और ज़्यादा उसको मसल को रिलैक्स करने में हेल्प करती हैं और उस तरह से वो ठीक होता है। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर साहब, एक हमने देखा है कि हॉट पैक और कोल्ड पैक, अब लोगों को नहीं पता होता, कोई चोट लगी है कुछ भी हुआ, वो फौरी तौर पे गर्म ठंडा उसके ऊपर लगाना शुरू कर देते हैं। बीइंग अ कंसल्टेंट पेन मैनेजमेंट, आपके नज़दीक कोल्ड और हॉट का इस्तेमाल कहाँ होना चाहिए? अच्छा देखें, अगर आप गिर गए हैं और स्वेलिंग हो गई है तो सबसे पहले आपको नहीं पता कि फ्रैक्चर हुआ है क्या हुआ है, आप पाँव पकड़ के बैठे हुए हैं तो आप डॉक्टर के पास नहीं जा सकते। अगर आपको नजर आ रहा है कि स्वेलिंग और रेडनेस है तो फौरी तौर पे उस पर आइसिंग कर सकते हैं, कोल्ड पैक। ठीक है। लेकिन अगर आप सुबह उठे और गर्दन में अकड़ाव था क्योंकि आपका पिल्लो ठीक नहीं था, रात किसी ने गलती से बदल दिया है, तो फिर आपने क्या करना है, हीटिंग देनी है उसको ताकि स्टिफनेस चली जाए। ठीक है। उसी तरह से अगर आपको लगे कि आपके पाँव पे, यानी इसको अगर हम सिंपल ये कहें कि सूजन है तो कोल्ड पे जाएंगे, कोल्ड पे जाएंगे। अगर खिंचाव है तो हॉट पे। हाँ, पेन है तो फिर हम उसको हॉट की तरफ ले जाएंगे। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, फिब्रोमिल्जिया के साथ लोग आजकल बड़े रिपोर्ट होते हैं, वो कहते हैं डॉक्टर साहब मैं ना ऑफिस में बैठती हूँ, गाड़ी ड्राइव करती हूँ, या मैं चलता हूँ या मैं चलती हूँ, तो मुझे हर वक्त गर्दन की बैक साइड पे मुझे पेन ही रहता है, मुझे अकड़ाव रखना पड़ता है या इधर उधर मूव करने में दिक्कत होती है, तो इसको हम किस तरह डायग्नोज करते हैं और इसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा देखें, डायग्नोसिस में हम कुछ टेस्ट होते हैं जो परफॉर्म करके देखते हैं जिससे हमें फिर आइडिया होता है कि किसकी तरफ लेके जा रहा है, हमारा डायग्नोसिस क्या हो सकता है। वंस हमने डायग्नोज करी इसको फाइब्रोमिल्जिया, उसके बाद हम उसका ट्रीटमेंट प्लान लेके आते हैं जिसके अंदर मोडेलिटीज़ तो हैं ही ऑफ कोर्स, लेकिन एक्सरसाइजेस के थ्रू। और फिर वही बात, उसकी रूट कॉज देखी जाती है कि वो किस वजह से हो रहा है। आया वो लैपटॉप का इस्तेमाल ज़्यादा कर रही है, या वो बच्चों के बैग्स तो नहीं उठा रही है जिसकी वजह से उसका एक्सेसिव वेट पड़ा है, कोई छोटा न्यूबॉर्न बेबी तो नहीं है जिसको वो उठा के चल रही है, या फिर उनका जो है ज़्यादा ट्रैवलिंग तो नहीं है, एक्सेसिव ट्रैवलिंग की वजह से तो नहीं उनके मसल स्टिफ हो रहे हैं और जिसकी वजह से उनको जगह जगह दर्दें निकल रही हैं। इस तरह की रूट कॉज पता चल जाएगी। फिर अच्छा, पेशेंट्स ना हमारे टेस्ट भी बड़ी तरह ले रहे होते हैं, बड़ी बाज़ दफ़ा ना कि वो चेक करके आए होते हैं पहले से सारा कुछ, और फिर वो सिम्टम्स बताते हैं कि अभी आया डॉक्टर प्रिस्क्राइब कैसे करेगा। 3-4 डॉक्टर से ना वो अपना डायग्नोसिस पहले कंफर्म करके आए होते हैं। तो हम कुछ सिम्टम्स ही होते हैं जिससे डायग्नोसिस समटाइम्स कर रहे होते हैं, पेशेंट्स को पूछ रहे होते हैं आपको साथ नमनेस तो नहीं हो रही, हाँ आपको नर्व इम्पेंज भी हुई है। तो इसी तरह फिर हम वो सिम्टम्स चेक करते हैं, फिर उसका ट्रीटमेंट प्लान बना के दिया जाता है। ठीक हो गया। जी नाजरीन, कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का। डॉक्टर मरियम राना हमारे साथ मौजूद हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमने जो बातें की हैं कि एक अच्छा फिजियोथेरापिस्ट क्या होता है, उसका क्राइटेरिया क्या है, वो उसमें कौन कौन सी चीज़ें जो है वो कौन सी मॉडलिटी इस्तेमाल की जाती है और कौन सी जो है वो कहाँ पे की जा सकती है, या इसका डायग्नोज कैसे किया जा सकता है, या पेन और मसल और नर्व जो बोन की पेन्स होती हैं, इसको फिजियोथेरापी किस तरह और किस सेशन में और किस डोमेन में लेके चलते हैं, इन सारे मौज़ूआत पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए थे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। यहीं पे वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हम आएंगे तो हम अपनी गुफ्तगू यहीं से कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं हेल्थ स्पेशल प्रोग्राम और मैं डॉक्टर तनवीर अरशद चौधरी हूँ। इस प्रोग्राम में हमारे साथ जो मोस्ट पॉपुलर गेस्ट मौजूद हैं, डॉक्टर मरियम राना हमारे साथ मौजूद हैं। हम गुफ्तगू कर रहे हैं कि आपके पट्ठों, जोड़ और हड्डियों के जो दर्द होते हैं, इनको किस तरह मैनेज किया जा सकता है, और मेडिसिन के अलावा जो आपकी फ़िज़िकल एक्टिविटी होती है या फिज़िकल मूवमेंट होती है या मसल की जो स्ट्रेंथ बनानी होती है, उसमें एक कंसल्टेंट फिजियोथेरापिस्ट और पेन मैनेजमेंट का क्या रोल होता है, इस मौजू पर हम गुफ्तगू जारी रखे हुए हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे कि हम बात कर रहे थे नमनेस और बाकी सारी चीज़ें फाइब्रोमिल्जिया पे कर रहे थे, ऐसी पेशेंट जो आपके भी एक्सपीरियंस में होगा, मेरे एक्सपीरियंस में तो डेली बेसिस पे सैकड़ों लोग आते हैं इस कंप्लेन के साथ
कि लोग ये कहते हैं कि मेरा कंधा जाम हो गया डॉक्टर साहब, चूँकि मैं एक ही हाथ से काम करती हूँ या करता हूँ, तो सम टाइम मुझे ये लगता है कि शायद ये मेरा ना इससे ऊपर नहीं जा रहा या इससे पीछे नहीं जा रहा। तो शोल्डर फ्रोजन जो है, इसको अगर आप टाइटल करते हैं तो कितना टाइम लगता है, और इसकी डायग्नोज आप किस तरह बनाते हैं और सेशन किस तरह होते हैं? ठीक है। अच्छा, बहुत सारे केसेस आते हैं फ्रोजन शोल्डर के। ये बहुत ज़्यादा कॉमन होता है डायबिटिक पेशेंट्स के अंदर, जिनको कंधा जाम होने लग जाता है। ठीक है, उसके अलावा अगर तो वेट ज़्यादा है तब भी ये हो सकता है। अच्छा, लाजमी नहीं है कि अगर आपका शोल्डर लॉक हुआ है तो ये आपको कंधा जाम ही हुआ है। समटाइम्स आपके शोल्डर्स के मसल्स ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, अकड़ाव हो जाता है, जिसकी वजह से रेंज ऑफ मोशन कंप्लीट नहीं हो रही होती है। तो जब हम पेशेंट को एग्जामिन करते हैं सारी रेंज ऑफ मोशंस करा के, कि सीधा हाथ लेके जाएं, देखें आप कंघी कर सकते हैं, आप क्लैप कर सकते हैं ऊपर, शर्ट आसानी से बदली जाती है, उसके बाद हम डायग्नोस करते हैं कि ये या तो पट्ठों का अकड़ाव हुआ है सिर्फ आपको किसी भी रीज़न की वजह से, समटाइम्स एसी की डायरेक्ट हवा लगने की वजह से हो रहा है, समटाइम्स किसी वजन की वजह से हो रहा है। अच्छा, अगर अब रूल आउट हो गया है कि ये फ्रोजन शोल्डर ही है, कंधा जाम हुआ है, तो फिर इसके अंदर 3 डिफरेंट स्टेजिंग्स होती हैं। उनको चेक किया जाता है कि आया ये फ्रीजिंग है, फ्रोजन हो चुकी है, या थ्रॉबिंग स्टेज की तरफ जा रही है। फिर वो तीनों स्टेजेस के साथ जो है उसको एग्जामिन करने के बाद पता चलता है जी ये इस हद तक जो है कि यानी कि यहाँ तक आ जाता है, यहाँ से ऊपर नहीं जा रहा है, और यहाँ से आगे पेनफुल भी है। बहुत ज़्यादा रेयर होता है कि समटाइम्स पेन हो रही होती है, बहुत सारे केसेस ऐसे जिसमें पेन नहीं हो रही थी, सिर्फ लॉक हुआ होता है। ठीक, अब ये हमारा जो कंधा है वो एक लॉक एंड की के मॉडल की तरह काम करता है, कि जैसे उसने उसको ग्रिप दी हुई है और वो लॉक हो गया, हिलजुल नहीं कर रहा, तो उसको खोलने के लिए बेसिकली आपको उसको हिलाना बहुत जरूरी है। अब हिलाने पे पेशेंट पेन रिपोर्ट करा, तो पेन मैनेजमेंट के लिए हम वहाँ पे मेडिसिन नहीं डालेंगे, कोई इंजेक्शन नहीं डालेंगे, हम यूज करेंगे मोडेलिटीज। ठीक, हीट देंगे सबसे ज्यादा। अगर आपको लगता है आपका कंधा जाम हो रहा है तो घर पे भी आप क्या कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा पट्टे को गरमाइश दें। अब उसके लिए मार्केट में इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड्स आ गए हैं बहुत सारे, या हॉट वाटर। डॉक्टर साहब यहीं पे मैं एक चीज क्लैरिफाई कर दूं, कुछ लोग जो ना ये कहते हैं कि जी मैंने कोई तेल का मसाज करके फिर हीट देनी है, और कुछ लोग ये होते हैं वो कहते हैं मैं ऑलिव ऑयल लगाते हैं, जैतून का तेल या कोई जेल लगाते हैं, तो आपके नज़दीक ये लगाना ठीक है? अच्छा, नहीं, मैं रिकमेंड नहीं करती हूँ कोई किसी भी किस्म का ऑयल। मुझे ना इसमें पर्सनली कोई बेनिफिट्स नजर आए, ना मेरे किसी पेशेंट ने इस तरह का कोई फीडबैक दिया कि ये ऑयल हेल्प करते हैं। बहुत रेयर है कि उसके अंदर हल्का फुल्का कोई एक आधा इंग्रेडिएंट होगा जो फौरी तौर पे जो है उसको रिलीफ कर देता है, लेकिन उसका रिजल्ट कोई नहीं है। मतलब लॉन्ग टर्म आप ट्रीटमेंट में उसको शामिल नहीं कर सकते। अभी मार्केट में बहुत सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग्स जो क्रीम्स की फॉर्म में, जेल्स की फॉर्म में, वो भी वक्ती रिलीफ देती हैं। जैसे ये डीप हीट है, वो सुन कर देती है। इमरजेंसी ट्रीटमेंट तो हो सकता है, वो इमरजेंसी है, सिर्फ डीप हीट है, वो सुन कर देती है। हाँ, वो आपके जो पेन के एक्टिव रिसेप्टर्स हैं उसको फौरी तौर पे सुन कर देता है, उसके अलावा उसका हल कोई नहीं है, तो वो लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट में नहीं आता है। ठीक है, तो अच्छा, घर पे आप हीट दे सकते हैं अगर आपको लॉक हो रहा है। अब हीट देने के बाद आपने पेन को मैनेज कर लिया और वैसे भी आपने पट्टे का अकड़ाव कम कर दिया है, उसके बाद आप उसको एक्सरसाइजेस करा सकते हैं, जिसमें बहुत सारी वीडियोस भी सोशल मीडिया पे मैंने इस बारे में बनाई हुई है। जैसे वो जैसे बच्चा नहीं कंधा ऊपर को उठाता वो वाली आ जाती है, या राउंडिंग ऑफ शोल्डर आ जाती है, या सीधा लेट के बाजू ऊपर की तरफ करें, साइडों से, इस तरह की बहुत सारी चीजें। बेसिक मकसद अब इसका ट्रीटमेंट का क्या होता है कि जो लॉक हुआ हुआ ना उसको हिलाओ, वो जितना ज्यादा हिलेगा वो आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। उसे रोकी रखेंगे कि नहीं नहीं इस ऊपर नहीं जाने दूंगा, दर्द हो रही है, तो वो वहीं रह जाएगा, वो लॉक होगा। और फिर ये सिर्फ यहाँ तक महदूद नहीं रहता, ये फिर नेक का पेन और दूसरा कंधा भी इन्वॉल्व करता है। ठीक हो गया। तो डॉक्टर साहब, अगर बीइंग अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट अगर मैं आपसे ये पूछूं कि शोल्डर फ्रोजन के अगर कोई सेशन लेता है तो कितना टाइम लगता है उसको इसको रिलीज होने में, ठीक होने में? अच्छा, ये पेशेंट पे डिपेंड करता है, उसकी हीलिंग कैसी है, वो घर जाके कितनी हमारी बात को फॉलो करता है, जो कि टू बी वेरी ऑनेस्ट नहीं करते, कि घर जाके एक्सरसाइज लोग कर भी नहीं सकते। हाँ, ये की जाती, टाइम नहीं मिलता, जॉब है, ऑफिस है, या टाइम की वॉक का टाइम नहीं मिलता, पानी पीने का दिल नहीं करता, मेरा दिल नहीं करता इसलिए मैं पानी नहीं पीता, तो इस तरह के बड़े लेम एक्सक्यूजेस होते हैं। लेकिन अगर कोई बात फॉलो कर ले, और उसकी स्टेजेस पे भी डिपेंड करता है किस हद तक लॉक हुआ है, या उसको डायबिटीज तो नहीं, क्योंकि वो बड़ा रोल प्ले करती है, वो रखती है उस चीज को इन्वॉल्व। ठीक है, तो डिपेंड करता है पेशेंट पे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा जो है ना, हम इसको कोशिश होती है कि 15 दिन, 1 महीना, इससे ऊपर पेशेंट अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास कभी नहीं गया, इससे लंबा अल्हम्दुलिल्लाह वो हील हो जाता है, अगर कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो अप करता रहे तो इतना ही टाइम पीरियड लगता है अगर आप करवा लें तो। ठीक है। अच्छा डॉक्टर साहब, जो माइग्रेन के अटैक होते हैं ज़्यादातर फीमेल्स में, जो हॉस्टलाइज होती हैं या अपना यूनिवर्सिटी गोइंग टीनेजर्स, ये हमारे पास बहुत रिपोर्ट होती हैं कि उनको इस तरह के डिफरेंट किस्म के जो है वो महीने में 2, 3, 4 पैनिक अटैक आते हैं। ठीक है।
तो अगर मैं ये बात करूं कि माइग्रेन को फिजियोथेरेपी से भी कुछ हेल्प आउट किया जा सकता है? हाँ जी, फिजियो से हेल्प किया जा सकता है। एक तो देखें, इसमें आप एक्सरसाइजेस गाइड करते हैं जिससे आपकी नेक की स्ट्रेचिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं, ठीक। नेक की स्ट्रेंथनिंग पे काम किया जा सकता है। उसके अलावा जो है आप स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वो भी इसके अंदर बहुत रोल प्ले करती है। उसके अंदर एक टिप आप जैसे दे सकते हैं, कोल्ड वाटर लेके उसके अंदर फुट डिप रखें, ये रेमेडी आप सुबह शाम करें तो उससे भी बड़ा फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी नॉर्मल कैजुअल रेमेडीज़ ही होती हैं जिससे बड़ा, एक जैसे अगर आपको हील पेन बहुत फीमेल्स को रहता है तो उसके अंदर हम ये कहते हैं कि नीम गर्म पानी में नमक और ऑलिव ऑयल ऐड करें और उसके अंदर पाँव डिप रखा करें, तो जैसे पाँव बिल्कुल हल्के हो जाते हैं। ये जो ऑफिस जाने वाले लोग हैं, सारा दिन जो वॉक कर रहे हैं, जो फीमेल्स घर पे हैं और सारा घर संभाल रही हैं, मेहनत कर रही हैं सारा दिन और एक टांग पे खड़ी हुई हैं बेचारियाँ, तो वो रात को सोने से पहले एक दफ़ा जो है ना वो नीम गर्म पानी में पाँव डिप रख लें तो बड़ा हल्के फुल्के हो जाते हैं। तो इस तरह की छोटी छोटी टिप्स ही होती हैं जिससे बहुत फ़र्क पड़ता है। अच्छा डॉक्टर साहब, वो फीमेल जो जिम ज्वाइन करती हैं, ओपन जिम करती हैं, रनिंग करती हैं, वॉकिंग है, साइकिलिंग है, वो चाहती हैं कि हम अपने मसल की स्ट्रेंथ को किस तरह बढ़ाएं, तो बीइंग अ कंसल्टेंट फिजियोथेरेपिस्ट आप उनको किस तरह हेल्प आउट करेंगे? अच्छा देखें, जिम जाने का बेसिक मकसद ही है, या तो आप वेट कम करना चाह रहे हैं अपना, या वेट मैनेज करना चाह रहे हैं, या फिर आप स्ट्रेंथनिंग करना चाह रहे हैं। ठीक है, ये 3 डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं इसके अंदर। अब अगर स्ट्रेंथनिंग के लिए आप जा रहे हैं तो जिम में ऑटोमेटिकली आपकी स्ट्रेंथनिंग हो रही है जब आप उस पर वेट ऐड कर देते हैं, क्योंकि फिजियोथेरेपी में 2 चीज़ें हैं, स्ट्रेचिंग्स और स्ट्रेंथनिंग। स्ट्रेचिंग्स जो होती हैं जैसे हम खुद करा रहे हैं पैसिव मूवमेंट्स, और स्ट्रेंथनिंग क्या होती है कि हम उसमें साथ साथ वेट ऐड करते जाएं। ठीक है, ये सीधा बाजू तो लेके जा ही रहे हैं, उसको स्ट्रेच तो हम कर ही रहे हैं, लेकिन उसमें हम साथ जो है थोड़ा बहुत वेट ऐड कर दें वेट लिफ्ट में, तो वो आपकी मसल की स्ट्रेंथनिंग हो जाएगी। तो उसी तरह से जब आप जिम जा रहे हैं तो ऑटोमेटिकली वहाँ पे हो रहा है वो सारा काम, लेकिन उसकी कंसिस्टेंसी से और उसकी ड्यूरेशन ऐड ऑन करने के साथ साथ जो है ना आपका प्री वर्कआउट और पोस्ट वर्कआउट जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि आपके मसल वाकई स्ट्रेंथ गेन कर रहे हैं या सिर्फ आप खप खपा के स्वेट बहा के ही आ रहे हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिम जा रहे हैं उसके बावजूद जैसे मेरे सर दर्द है क्योंकि वो ठीक से नहीं कर रहे होते, या अक्सर जिम जा रहे होते हैं विदाउट ट्रेनर होते हैं और फिर वो जो कोई ना कोई इंजरी करा के जिम से वापस आते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास अच्छा ट्रेनर हो, आप अच्छे जिम पे जा रहे हो और फिर आप फोकस्ड हो कि आप जा किस लिए रहे हैं। ठीक है डॉक्टर साहब, मेरी बॉडी के पूरे पट्टे खिंचे रहते हैं, बॉडी के हर हिस्से में दर्द है, इस दर्द को ख़त्म कैसे करें? देखें, ब्लड टेस्ट आप कराएं अपने सारे, आपको पता चलेगा आयरन तो नहीं लो है या फिर आपको कोई और डेफिशिएंसी तो नहीं है बेसिक न्यूट्रिएंट्स की। फिर डाइट के अंदर आप चेंजिंग्स लेके आएँ। फिर आप जो है अगर फिजियोथेरेपी का रोल इसमें देखना चाह रहे हैं कि आपको पट्टों में खिंचाव है तो उसके लिए आप विजिट करेंगे तो हम आपको स्ट्रेचिंग्स गाइड करेंगे। बेसिक स्ट्रेचिंग्स ही ना बड़ा रोल प्ले करती है। जैसे मुझे रात को नींद नहीं आती तो मैं कितनी देर लेटी हुई हूँ लेकिन थकी भी बहुत ज़्यादा हुई हूँ, टांगों में अजीब सी बेचैनी भी है लेकिन सोया नहीं जा रहा है, तो मैंने क्या किया है कि उसके अंदर मैंने एक एक्सरसाइज ऐड कर दी है सोने से पहले कि मैं सीधा लेट के टांगे ऊपर रेस कर लेती हूँ और उसके बाद मैं एंकल पंप्स करती हूँ, यानी टांग ऊपर उठाई हुई और अपने फुट को आगे पीछे आपने मूवमेंट देनी है, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सी फ्लेक्शन, और उसके बाद जो है ना आप देखेंगे आपको ऑटोमेटिकली आपका नींद का साइकिल ठीक हो जाएगा क्योंकि ब्लड प्रेशर वो ब्लड जो सर्कुलेशन है वो इनहेंस हो जाती है। समटाइम्स हमारा ब्लड रिस्ट्रिक्ट हो जाता है, पट्टों को ऑक्सीजन प्रॉपर्ली नहीं मिलती जिसकी वजह से वो रिलैक्स नहीं होते और सारा दिन आप थकावट का शिकार रहते हैं। फिर हम आपको गाइड करेंगे अपने पानी का लेवल चेक करें, आप पानी कितना पीते हैं पूरे दिन में। इसके अलावा इसके अंदर जो है वो हम कपिंग थेरेपी भी करते हैं, ड्राई कपिंग होती है, वेट कपिंग होती है, उससे भी जो है ना मसल की टेंशन रिलीफ की जा सकती है। एक कपिंग थेरेपी तो हिजामा होता है? हाँ जी, वही वो वेट कपिंग होती है। एक होती है ड्राई कपिंग जो नॉट्स खोलने के लिए या ब्लड की सर्कुलेशन, यानी उसमें आप ब्लड निकालते नहीं है? नहीं, वो ड्राई कपिंग होती है। ठीक है, ड्राई कपिंग। और जो हिजामे वाली है उसमें ब्लड निकाला उसमें टॉक्सिक ब्लड निकाला जाता है, बैड ब्लड जो होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, कपिंग की आपने चूंकि बात शुरू कर दी तो कपिंग पे भी हमने देखा है कि लोग आते हैं वो कहते हैं मैंने 10 कप लगवाए, कोई कहता है मैंने 7 कप लगवाए, कोई कहता है मैंने 3 कप लगवाए। तो अगर आप इसकी एक्सपर्ट हैं तो ये कपिंग थेरेपी है क्या और ये कितने कप लगवाने चाहिए? अच्छा देखें, कपिंग जो है ना हिजामा जिसको कहते हैं, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो है वो मिराज शरीफ में गिफ्ट दिया गया था, जिसके बाद से जो है ना इसमें आप क्या करते हैं बेसिकली, लेकिन इसका हमने देखा आज के दौर में इसका मिसयूज भी हो रहा है, बहुत ज़्यादा मिसयूज हो रहा है, लोगों को गाइड नहीं सही तरह से किया जाता है और इतना अजीब कॉन्सेप्ट बन गए हैं लोग कहते हैं हिजामा कराओ शुगर खत्म, हिजामा कराओ मोटापा। हाँ नहीं देखें, नहीं ये डायरेक्टली उस तरह से इम्पैक्ट नहीं देता है। जो इसके बिहाइंड साइंस है वो यही है कि ये जो है ना आपके बैड ब्लड को एक्सट्रैक्ट करता है बॉडी के, लेकिन वो भी कंटिन्यूसली जब तक आप हैं आपने करवाना होता है, जिंदगी में एक दफा करवाने से कुछ नहीं होता। नहीं होता है होता है। आप ये कहें कि एक बंदे ने 50 साल में एक दफा हिजामा कराया वो बीमारियों से बच जाएगा? नहीं, ऐसे नहीं होता है, लेकिन मैं बताती हूँ आपको, आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है बहुत ज़्यादा।
जैसे हिजामा है जो है ना, हम उसके अंदर सुन्नत के पॉइंट से देखा जाए तो सुन्नत के डिफरेंट पॉइंट्स होते हैं। अब कुछ लोगों का क्रेज़ है मैंने 18 कप लगवाने हैं, मैंने 22 कप लगवाने हैं, मतलब लगा दें जहाँ जहाँ लगते हैं। दैट इज़ नॉट हेल्पफुल एट ऑल। जैसे आप फिजियो कराने आओ तो फिर हर बॉडी के हर पार्ट की कर दो, मसला सिर्फ घुटने का हो, कि भाई घुटना सही करो साथ मेरे कंधे भी, मतलब इट डजंट मेक सेंस एट ऑल। तो हिजामा के ना सुन्नत के पॉइंट्स होते हैं, उन सुन्नत के पॉइंट्स पे हम कप प्लेस करते हैं और वो हर ऑर्गन को आप कवर कर रहे होते हैं। जैसे उसमें नेक की स्टिफनेस का है, शोल्डर की स्टिफनेस का है, आपके लीवर की हेल्थ के लिए, किडनीज की हेल्थ के लिए, पीसीओएस जिन फीमेल्स को उनके लिए, आपकी लोअर एब्डोमेन के रिलैक्सेशन के लिए, आपके कोलेस्ट्रॉल चेक करने के लिए। फिर उसके डिफरेंट इंडिकेशंस होते हैं, ब्लड से हमें पता चलता है कि बॉडी के अंदर एक्चुअली चल क्या रहा है, और फिर हम उस तरह से गाइड करते हैं। पहले सेशन के बाद ही पेशेंट्स का बड़ा अच्छा रिव्यू होता है कि एक तो उससे स्लीप साइकिल बड़ा अच्छा आपका ठीक हो जाता है, फिर आपकी स्ट्रेस और एंग्जाइटी कम होती है और मसल्स बहुत ज़्यादा रिलैक्स हो जाते हैं। तो मेरे जितने पेशेंट्स एक दफ़ा करा के गए हैं वो उनको आना पड़ता है, क्योंकि वो इतने अच्छे उनके फीडबैक होते हैं कि वो दे वेट के हर मंथ जो है हम इसको रिपीट कर सकें। एक्सपर्ट ओपिनियन क्या है कि कितने कप लगवाना चाहिए? अच्छा देखें, कप रोल नहीं प्ले करता। मेरी कोशिश होती है कि जब पेशेंट अपनी कंप्लेंट्स लेके आए हम उसको खुद से रिकमेंड नहीं करते। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। पेशेंट टू पेशेंट वेरी करता है। जैसे कंप्लेन लेके आए ना कि मुझे शोल्डर स्टिफनेस रहती है और मुझे गैस्ट्रिक इश्यूज भी हैं, तो हम उसको कवर करेंगे शोल्डर के इशू को और गैस्ट्रिक के, लेकिन उसके अलावा जो बेसिक पॉइंट्स है 9 से 10 जो सुन्नत के पॉइंट्स हैं वो कवर होते हैं उसके अंदर। एक्स्ट्रा कप्स फिर कोई लगवाना चाहे, जो थोड़ा सा कुछ लोगों को फोबिया भी होता है। एक लोगों को फोबिया होता है भाई ब्लड बहुत ज़्यादा निकालना है, मैंने भरे हुए कप देखने हैं। अच्छा क्यों? क्योंकि वो लोकल जब प्रैक्टिस कराते हैं ऐसे किसी भी एक सेंटर से करा ली, लोकल बंदे से करा ली, वो जो एक प्रोफेशनल नहीं है, जो डॉक्टर नहीं है, उनका क्या काम होता है, वो डीप कट लगाते हैं। दे आर नॉट प्रैक्टिशनर्स प्रॉपर्ली, वो डीप कट लगाते हैं, बहुत ज़्यादा ब्लड निकल आता है, वो कप भरते जाते हैं, वो 2-2 घंटे आपको लिटा के ब्लड जब बाहर निकलता है तो हाँ। वो ब्लड का काम ऑटोमेटिकली जमना। हाँ। उनको ये बताते हैं ये देखो तुम्हारी सारी चिकनाई बाहर आ गई। हाँ, तो वो क्या लोग हमें आके बताते हैं, हम सर पकड़ के बैठ जाते हैं, यार ये कौन सी प्रैक्टिस हो रही है दुनिया में। बस ऐसा ही है। तो वो फिर ना कप भर भर के दिखाते हैं उनको, तो वो उनके ज़हन में बना होता है कि आपने तो इतनी थोड़े टाइम में कर दिया, हमें तो 2 घंटे उसने लिटाया। मैंने वो 2 घंटे इसलिए लिटाया था क्योंकि वो गहरे जो कट लगाए थे ना वो ब्लड बंद नहीं हो रहा था। अगर वो ऐसे ही तुम्हें घर भेजते थे या तो अनेमिक होता है या यू विल बी गॉन। तो वो इस चीज़ को अवॉइड करने के लिए जो है ना वो आपको 2-2 घंटे वहाँ लिटाई रखते हैं, फिर भर भर के कप्स निकाले थे, ब्लड तो रुकेगा नहीं। तो ये जब आप किसी प्रैक्टिशनर के पास नहीं जाते, हड्डी जोड़ के पास जाते हैं, उसके भी आपको रिजल्ट्स पता है क्या होते हैं, और जब इस तरह किसी और के हथे चढ़ जाते हैं फिर ये तो चीज़ें बहुत कॉमन हो जाती हैं। अच्छा बेसिक आप ये कहते हैं कि ये वो खून होता है जो आपकी सबकुटेनियस यानी जिल्द के नीचे वाला है, उसके वो वाला खून निकालते हैं, ना कि आर्टरीज के अंदर। हाँ नहीं, देखिए क्योंकि हम ना हिजामा का पहला प्रोसेस ही इस तरह है, वो उसको एक्सप्लेन कर देता है उसका प्रोसेस ही, कि उसमें हम ना सक्शन देते हैं। तो सक्शन से क्या होता है, एक तो वो हिस्सा नम हो जाता है, उसमें पेन नहीं हो रही, ऊपर से वो सक्शन से सुपरफिशियली ऊपर जब वो आ जाता है तो सिर्फ वो सुपरफिशियल लेयर पे कट्स लगते हैं सुपरफिशियली। तो वो अगर सक्शन नहीं देंगे ना तो ट्रस्ट में उसमें से ब्लड नहीं आएगा, वो इतने नॉर्मल कट्स होते हैं। ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल जितने भी बाइकर हैं जो बाइक चलाते हैं, या इसके अलावा वो पेशेंट या वो लोग जो खड़े होकर ज़्यादा काम करते हैं, तो वो इस कंप्लेन के साथ रिपोर्ट होते हैं, डॉक्टर साहब मेरे ना हिप जॉइंट से एक पेन निकलता है, हाँ। फीमर के अंदर से होता हुआ मेरा नीचे वाला पाँव को सुन कर देता है। हम जब उसको डायग्नोज करते हैं या प्रॉपर फिजिकल उसकी एक्टिविटी को देखते हैं या उसको एग्जामिन करते हैं पेशेंट को, तो पता चलता है ये sciatica नर्व पेन है। ठीक है। ये आजकल कॉमन होने की वजूहात क्या है और इसका ट्रीटमेंट क्या है? अच्छा, एक तो प्रोलॉन्ग सिटिंग, बिल्ला वजह इस तरह से बैठे हैं लैपटॉप वर्क पे, और फिर जब सडन कोई एक्टिविटी की तो वो एकदम जर्क लगने की वजह से वो नर्व इम्पिंज हो गई है। फीमेल, प्रेग्नेंट फीमेल के अंदर बहुत ज़्यादा कॉमन है sciatica, या फिर ऐसे सीढ़ियाँ भाग भाग के चढ़ने वाले कुछ इस तरह के केसेस, ये मतलब बहुत रेयर होता है क्योंकि इस तरह की कॉज बनती है जिसकी वजह से आपको sciatica हो जाता है। ठीक है, वो नर्व इम्पिंज हो जाती है। अब उसके अंदर क्या होता है कि हम फाइबर टेस्ट है हमारे फिजियोथेरेपी में, वो परफॉर्म किया जाता है लिटा के आपको सीधा, वो टेस्ट करने के बाद आपको हम डायग्नोज करते हैं कि ये sciatica है कि या फिर रेडिएटिंग पेन है, कि हो वहाँ पे रही है लेकिन फील वहाँ पे हो रही है, और या फिर मूव कर रही है वो पेन। फिर जब वो डायग्नोज हो जाता है फिर हम उस नर्व को प्रेशर रिलीफ करने के लिए उस पर टेंस का इस्तेमाल करते हैं, और फिर पेन फ्री करने के लिए हीटिंग आ गई, इंफ्रारेड आ गए, या अगर ज़रूरत पड़े तो फिर इस तरह से हम उसको ऐड करते जाते हैं चीज़ें, और फिर हम घर पे करने के लिए एक्सरसाइजेस और एहतियात बताते हैं। एहतियात में सबसे पहले ये होता है कि जब आप बैठें तो सॉफ्ट सोल वाली स्पेस पे बैठें, यानी कि सॉफ्ट सरफेस होनी चाहिए, कोई कुशन वगैरह रख के बैठें। दूसरी एहतियात उसके अंदर होती है कि आपने सॉफ्ट सोल वाला शूज़ पहनना है। तीसरी एहतियात होती है कि आपने हार्ड सरफेस पे लेटना है, आपने हील्स का इस्तेमाल नहीं करना, आपने स्टेयर्स कम से कम चढ़नी है, आपने पैरों बाहर नीचे नहीं बैठना, आपने नमाज कुर्सी पढ़नी है, और फिर एक्सरसाइजेस करनी है। ठीक है।
अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है। इस दौरान में भी लोग ये कंप्लेन करते हैं कि मोबाइल पकड़ के मेरी फिंगर्स में पेन शुरू हो गया, या मेरे जो है ना वो इंक्लेंट जॉइंट के अंदर पेन शुरू हो गया, या स्वेलिंग शुरू होगी। इससे बचाव कैसे मुमकिन है? अच्छा, मोबाइल पकड़ने से आप कह रहे हैं कि मतलब रिस्ट जॉइंट में पेन हो लोग रहा है? कहते हैं कि जी ये मेरी फिंगर्स में भी पेन होता है, हाँ। सम टाइम यहाँ पे भी मुझे पेन फील शुरू होता है। ठीक है। अच्छा, ये बहुत ज़्यादा कॉमन है। इसमें शोल्डर की स्टिफनेस, शोल्डर की जो राउंड ये जो कुब सा निकल रहा है ना, ये जो उल्टा लेट के फ़ोन इस्तेमाल करते हैं, सोफे पे लेट के इस्तेमाल करते हैं, या झुक के इस तरह से करते हैं, उनको बहुत ज़्यादा है। फिर अगर आपके रिस्ट जॉइंट में पेन हो रहा है या आपकी फिंगर्स टाइप करने की वजह से पेन हो रही है ना, तो उसके लिए एक तो अपनी इस मोबाइल यूज़ करने की आदत को चेंज करें। फिर उसके अंदर अपना पोस्चर देखें कि आप किस तरह से मोबाइल जब आप यूज़ करें, या आप ऑफिस में भी डेस्क जॉब वगैरह भी कर रहे हैं ना, तो लैपटॉप या फ़ोन की जो स्क्रीन है वो आपकी आईलिड के लेवल पे होनी चाहिए। यानी वो नीचे नहीं होनी चाहिए। नहीं, वो इस तरह झुक के नहीं होनी चाहिए, वो उल्टा लटक के नहीं होनी चाहिए। वो मुंह पे आके फ़ोन भी गिरता है, उससे भी बड़ी इंजरीज होती हैं। तो वो बिल्कुल आईलिड के लेवल पे फ़ोन इस्तेमाल करना चाहिए आपको। और अगर आपको उस तरह से पेन हो गई है एंकल वगैरह में, तो आपको एंकल ब्रेस मिलता है, और रिस्ट ब्रेस मिलता है, तो आप वो रिस्ट ब्रेस का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। और अगर फिंगर्स में पेन हो रही है तो फिर वही टोटका है घरेलू सा, कि नीम गर्म पानी में नमक और जैतून का तेल डाल के तो उसमें हाथ डिप रखें तो वो ज़रा रिलैक्स हो जाएंगे। अदरवाइज़ आप जो आइसिंग भी उस पर कर सकते हैं, वो भी रिलैक्स करती है इसको। ठीक हो गया। अच्छा डॉक्टर मरियम, अगर हम ये बात करें कि आजकल सी सेक्शन के बाद लो बैक पेन की कंप्लेन लोग आम करते हैं, यस। उस पेन को टाइटल कैसे करते हैं? अच्छा देखिए, ये एपिड्यूरल, ये जब से ये आए हैं ना, तब से लो फीमेल्स को जो बहुत ज़्यादा है वो लोअर बैक पेन बहुत ज़्यादा कॉमन हुई भी है, कि वो उसका जब असर ख़त्म होता है तो उसके बाद स्पाइनल पेन जो है वो बहुत लंबे अरसे तक छिड़ी रहती है। तो उसके लिए एक तो मैं रिकमेंड यही करती हूँ कि आपके पास घर पे इलेक्ट्रिकल हीटिंग पैड होना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ताकि आप मसल्स की स्टिफनेस को कम करें और उसको रिलैक्स कर सकें। ठीक है। ठीक। उसके अलावा जो है आपको जब ये लोअर बैक पेन वगैरह हो तो उस पर फिर प्रिकॉशंस आ जाती हैं कि आपने वजन नहीं उठाना, झुक के काम नहीं करना, इस तरह की चीज़ें अवॉइड करनी है। फिर आपको लोअर बैक पेन आ रही होती है फीमेल्स को स्पेसिफिकली, तो फिर हम जो है उसके अंदर ऐड करते हैं एक्सरसाइजेस, जिसके अंदर आपकी बेसिक आइसोमेट्रिक्स आ जाती हैं, आपके लेग रेज आ गई, आपकी नी टू चेस्ट एक्सरसाइज आ गई, आपकी ब्रिजिंग्स आ गई। इस पर मेरी बहुत सारी वीडियोस मौजूद हैं, तो आप लोग उसको चेक कर सकते हैं। तो उससे जो है ना, इस तरह की चीज़ों से ही फिजियोथेरेपी, तो इट्स कम्प्लीटली अबाउट पेन फ्री, मेडिसिन फ्री, सर्जरी फ्री ट्रीटमेंट। थैंक यू सो मच डॉक्टर मरियम। मेरे पास बेशुमार सवाल और थे, लेकिन चूंकि जब हम स्टूडियो में होते हैं टाइम लिमिटेशंस होती है, फिर हमें उसको वाइंड अप करना पड़ता है। हमारे पास आखिरी 2 मिनट हैं। हाँ जी। इन 2 मिनट के अंदर डॉक्टर मरियम राना का पब्लिक के नाम क्या पैगाम, और पब्लिक आपसे कांटेक्ट कैसे करें? अच्छा, मैं लाहौर में जो है 2 डिफरेंट क्लिनिक्स में अवेलेबल हूँ। होलिस्टिक केयर के नाम से क्लिनिक है, DHA में भी और बहरिया टाउन में भी इसकी ब्रांच है, और आप लोग वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे डॉक्टर मरियम राना के नाम से देख सकते हैं। आप मुझे गूगल सर्च भी कर सकते हैं, ओला डॉग के थ्रू भी अपॉइंटमेंट्स ले सकते हैं। और मेरा यही पे मैसेज है कि देखें, कोई दर्द शुरू होती है ना तो उसको अवॉइड ना करें। एक कंधे का खिंचाव हो रहा है या गर्दन में दर्द हो रही है तो उसको फौरी तौर पे, जितनी देर वो एक्यूट है, हल्की है, उसका इलाज किया जा सकता है। समटाइम्स आपकी एक्यूट पेन बढ़ते बढ़ते क्रॉनिक और प्रॉपर एक इंजरी बन जाती है और फिर आप बेड पे आ जाते हैं। और फौरी तौर पे सर्जरीज की तरफ ना रश किया करें कि पेशेंट सर्जरीज करा लेता है, अपनी नी रिप्लेसमेंट कराई है और उसके बाद उसको जो है ना फुट ड्रॉप हो गया है, तो नर्व डैमेज हो गई है, तो ये बहुत एग्रेसिव अप्रोच होती है। फिजियोथेरेपी जो है बड़ा साफ सुथरा सा एक ऑर्गेनिक ट्रीटमेंट प्लान है, जिसके अंदर मेडिसिन का, सर्जरी का कोई इस्तेमाल नहीं है, और एक्सरसाइजेस के थ्रू हम जो है वो पेशेंट्स को एक्सरसाइज करा के हील कर देते हैं। हर किस्म की बीमारी को हील किया जा सकता है। आपके कंधे का जाम होना, आपको मुंह का लकवा हो जाना, आपकी कमर के दर्द, घुटनों के मसले, ये सारी ट्रीटमेंट्स जो है ना वो फिजियोथेरेपी में मौजूद हैं। तो आप मुझे ज़रूर कांटेक्ट करें, और थैंक यू सो मच। जी थैंक यू सो मच। थैंक यू। नाजरीन, आपने देखा कि डॉक्टर मरियम राना हमारे साथ मौजूद थी और बड़े ज़बरदस्त अंदाज के अंदर बेस्ड ऑन साइंस गुफ्तगू करके आप लोगों के लिए एक अच्छा मैसेज डिलीवर करने की भरपूर कोशिश कर रही थी। आपको हमारे इस प्रोग्राम से मुतल्लिक़ किसी भी तरह की कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए हो, कमेंट बॉक्स में आए, नेगेटिव लिखें या पॉजिटिव लिखें, लेकिन ज़रूर लिखें। जब आप लिखते हैं तो हमारी आवाज़ जो है वो स्ट्रॉन्ग होती है, और हम कोशिश करते हैं कि जो कमेंट्स में आप अपनी राय का इजहार करते हैं, हम नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके कमेंट्स को मद्देनज़र रखते हुए अपने गेस्ट को बुलाते हैं और कोशिश करते हैं कि आपके कमेंट्स के मुताबिक जो है वो सवाल जवाब करके आप लोगों की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा करने की कोशिश करें। मुझे डॉक्टर मरियम राना और मेरी प्रोडक्शन टीम को इजाज़त दीजिए। हम दोबारा एक नए गेस्ट के साथ, नए सवाल जवाब के साथ दोबारा हाजिर होंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।